बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की स्पेशल बायोलॉजी क्लास में। और मैं बता दूं कि कल मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, पार्ट 5 बायोलॉजी का पार्ट 5 यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 5 पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगी पार्ट 6। क्या पढ़ाऊंगी? पार्ट 6। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने कल ये सबको पढ़ाया दी थी मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन वही 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम, मैंने बता दिया था। और इन भागों में मैंने ड्यूडेनम को भी बता दिया था कि ये यू अक्षर की रचना होती है। जो ड्यूडेनम होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा सिक्रेटिन। ठीक, मैंने ये चीज कल आपको पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको यहाँ से जुजेनम, क्योंकि हम लोग डुडेनम पढ़ चुके हैं, ग्रहणी या पक्वाश से पढ़ चुके हैं। अब है भाई हमारा जुजेनम। जुजेनम को हम हिंदी में अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। जुजेनम को हम हिंदी में अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। सही है ना? देखिए, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। अच्छा जी, जुजेनम में कोई भी बेटा पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये हमारा है, तो ये जैसे ये सॉरी ये यहाँ हमारा डी है, ठीक है ना। जो यहाँ पे इलियम, ठीक, यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे हार्मोन पाए जाते हैं, एंजाइम तो नहीं पाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती। ये जुजेनम है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला भाग होता है। वो पहला भाग होता है डुडेनम। जुजेनम क्या होता है? दूसरा भाग होता है। ठीक है, तो जो जुजेनम में क्या होता है ना बेटा, कि जुजेनम में पाचन नहीं होता है। क्या होता है? जुजेनम में पाचन नहीं होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद भोजन जुजेनम में आ जाता है। जुजेनम के, अच्छा ये देखिए क्या होता है, पहले भोजन यहाँ पे आया भोजन, इसके बाद यहाँ से जो क्या हो गया कि हार्मोन वगैरह मिल गए, फिर यहाँ से ये जुजेनम के पास आया। रास्ता तो यही है ना, जुजेनम के पास आया। जुजेनम में क्या किया, इसके पास भी पाचन नहीं है। वो बोलो मेरे बस की बात नहीं भाई, तुम इलियम के पास जाओ। क्या बोला? इलियम के पास जाओ। ठीक है, तो ये इलियम को भी देख लेते हैं। क्या है भाई, इलियम हमारा क्या है? इलियम लास्ट पार्ट है। ठीक है, इलियम को हम हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं। इलियम को हम हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं। तो इलियम हमारा छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग है ना। इलियम हमारे छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग है। इसमें भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों होता है। देखो, डुडेनम में नहीं हुआ, समझ में, जुजेनम में नहीं हुआ, समझ में, परंतु कहीं तो होना चाहिए। तो बेटा हमारा इलियम में हो रहा है, हमारा इलियम में हो रहा है। लास्ट पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी भाग हमारे इलियम होता है। और इलियम में ही हमारे क्या होता है, भोजन का पाचन व अवशोषण क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, देखिए एक नोट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग इलियम से अंगुली जैसी रचना होती है, जिसे विलाई व अवशोषण का कार्य करती है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि हाँ ये ऐसे होता है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे दाने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो मैम, जिसे हम विलाई कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इसको हम विलाई कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसे। अच्छा, यही तो हमारी इलियम है। हाँ, यही हमारी इलियम है। और ये इलियम में ये अंगुली जैसे ही संरचना है। ये अंगुली देखो, ये अंगुली जैसी संरचना है ना। तो यही लिखा है, अंगुली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या, विलाई कहते हैं। और ये विलाई क्या करती है? ये विलाई अवशोषण का कार्य करती है। ये विलाई क्या करती है? अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषण कह लो या चूसना कह लो या सोखना कह लो, सब एक ही है। अगला है यकृत। यकृत को हम लिवर कहते हैं इंग्लिश में, और यकृत को हम जिगर भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना मेरे जिगर का टुकड़ा, वही जिगर कहते हैं। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लिवर क्या है? तो लिवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा कि हाँ हमारे बॉडी की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? मैम लिवर, यकृत, जिगर।
तीनों एक ही होता है। तो इसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि हमारी क्या है, लीवर है। इसका भार, लीवर का भार मतलब लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम होता है किसका, लीवर का वेट। यह अपने क्षतिग्रस्त का, मैंने सेल में बताया था कि जो हमारा न्यूरॉन होता है ये क्या करता है कि ये पूरा निर्माण नहीं कर पाता है ना, इसीलिए क्या होता है कि सर पे चोट लगाए हुए इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लीवर हमारा क्या करता है, ये तुरंत पूरा निर्माण कर लेता है। वही चीज यहाँ पे यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पूरा निर्माण स्वयं करता है ना। देखो लीवर में पित्त का निर्माण होता है, यानी लीवर में पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है पित्ताशय। पित्ताशय को हम इंग्लिश में गॉल ब्लेडर कहते हैं, पित्ताशय को हम इंग्लिश में गॉल ब्लेडर कहते हैं। पित्ताशय लीवर के ठीक नीचे होता है, पित्ताशय लीवर के ठीक नीचे होता है। मैं यहाँ पे बताई थी, मतलब ये लीवर हो गया, मान लो सॉरी, पहले ये हमारा ऐसे करके होता है ना, ये मैं बोलती हूँ यहाँ पे पित्ताशय होता है, जो हमारा क्या, जो हमारा पित्तरस यानी बाइल जूस, यानी बाइल जूस देता है ना, जो हमारा पित्तरस यानी बाइल जूस देता है। तो ये जो हमारा पित्ताशय ये किसके ठीक लीवर के नीचे होता है, लीवर के ठीक नीचे होता है। पित्ताशय में एक स्टोन होता है, पित्ताशय में एक स्टोन होता है, यानी स्टोन को हम पथरी कहते हैं ना। तो यह ठीक नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे किडनी में इनके पथरी हो गई है ना, तो यही बता रहा है कि पित्ताशय में पथरी होता है, यानी जो स्टोन होता है वो कभी भी क्या होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पूरा पित्त काट के निकालना। अगर हमारे पित्त की थैली में अगर हमारे स्टोन हो गया, पथरी हो गया, तो उसको हम ट्रीटमेंट द्वारा या मेडिसिन द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते। उसका मात्र एक ही इलाज है कि पित्त को काट के बाहर निकाल दिया जाए हमारी बॉडी से, ठीक है। पथरी का गला देना क्या कहलाता है, पथरी का हम लोग क्या करते हैं मैम, गल गई निकल गई तो उसको क्या कहते हैं, लियोट्रीरस कहलाता है। पथरी का गला देना लिथोट्रीरस कहलाता है, पथरी का गला देना लिथोट्रीरस कहलाता है, ठीक है। पित्तरस का गाढ़ा येलो कलर होता है। जब लोग पूछते हैं पित्त जो रस, जो पित्ताशय जो पित्तरस निकलता है उसका कैसा कलर होता है, तो मालूम बोलोगे मैम गाढ़ा पीला होता है, ठीक है, गाढ़ा पीला कलर होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 600 ml पित्तरस स्रावित, तो मनुष्य के बॉडी में प्रतिदिन पूछा जाए कितना पित्त स्रावित होता है मैम, अबाउट 600 ml, यानी लगभग 600 ml पित्तरस स्रावित होता है, ठीक है, मानव की बॉडी में। तो पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, पित्त भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है, इसलिए इसे हम क्षारीय भी कहते हैं। पित्त का पीएच 7.8, देखो 7.8 से लेके 8.5 तक होता है ना। पित्त का पीएच 7.8 से लेके 8.5 तक होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। फिर भी ये पाचक में सहायक होते हैं, फिर भी क्या होते हैं, फिर भी ये पाचक में सहायक होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स को हम इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स को हम हिंदी में भी अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। अपेंडिक्स यह हमारे बॉडी का एक अवशोषी अंग है ना, ये हमारे बॉडी का एक अवशोषी अंग है, ठीक है। यह सेलुलोज का बना होता है। अपेंडिक्स जो है हमारा किसका बना होता है, बोलोगे मैम अपेंडिक्स हमारे सेलुलोज का बना होता है। जानवरों में इसका एक मुख्य अंग होता है, जानवरों का एक मुख्य अंग होता है, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है ना हमारे बॉडी में, कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिक्स में भोजन जाके फंस जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते, आप लोग सुने होंगे कि अरे उनका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, अधिकतर ये सुनने को मिलता है हर एक जगह पे, ठीक है। तो उसमें बेटा सर्जरी किस चीज की होती है, कभी सोचे हो? हाँ, क्यों होता है? तो अगर मान लीजिए कभी क्या होता है ना हमारे बॉडी में, अब हम खाना खाते हैं और वही भोजन जाके हमारे अपेंडिक्स में क्या होता है,
फंस जाता है कभी कभी, ठीक है। जब फंस जाता है तो वो मतलब वो बाहर नहीं निकाला जा सकता है, यानी अपेंडिक्स में फंसा हुआ भोजन हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए जो अपेंडिक्स होता है उसे हम काट के बाहर निकालते हैं बॉडी से। अगर अपेंडिक्स में भोजन फंस गया तो बाहर कभी नहीं निकलता, इसलिए हमें उस फंसे हुए भाग यानी अपेंडिक्स को काट के क्या बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। कोई कहे कि उसका ऑपरेशन हो रहा है तो समझ लेना, थोड़ा दिमाग लगा लेना। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया होती है ना। पाचन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, एक जल अपघटन की क्रिया होती है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। अच्छा, मैंने इतना लंबा चौड़ा तो पढ़ाया है, मतलब उसमें डीपली जाके बताई हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जो तुरंत आ जाएगा समझ में। जितना भी मैं पढ़ाई हूँ वही सब कुछ शॉर्ट में यहाँ पे है। पाचन क्रिया संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था में होती है। क्या, अंतःग्रहण, इसे हम इंजेक्शन कहते हैं। अंतःग्रहण को हम इंजेक्शन कहते हैं। भोजन को निगलने की क्रिया को क्या, अंतःग्रहण करते हैं। भोजन को मतलब निगलने या अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। भोजन को अंदर लेने की क्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन, जिसे इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना, है ना। क्या है, भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे यानी सरल पदार्थों में टूटना ही क्या होता है हमारा मैम, डाइजेशन होता है यानी पाचन होता है। अवशोषण, इसे हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण को इंग्लिश में हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पचे भोजन को कोशिकाओं तक सोख लेती है ना। पचे हुए भोजन को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं, क्या करती हैं, पचे हुए भोजन को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है स्वांगीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये क्या करता है भाई, स्वांगीकरण पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो हमारा भोजन है पच जाता है ना, उसे क्या होता है, भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा मल परित्याग। क्या है, मल परित्याग, इसे इंग्लिश में हम डिफेकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफेकेशन कहते हैं। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को, है ना, देखो पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को आउट ऑफ बॉडी करना यानी शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को हम मल परित्याग कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। एक बार ये चीज फिर से आप लोग देख लो जल्दी जल्दी। अंतःग्रहण किसे कहते हैं, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया, निगलने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना हमारा पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है। अवशोषण किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं उसे हम अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग किसे कहते हैं, पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम मल परित्याग कहते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को ये सेशन जरूर से जरूर शेयर करें। और इस भाग को देखने के लिए 1 2 3 4 मतलब 5 भाग भी देखें। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।